Hello everyone. Today we are going to discuss the topic complex numbers related to 2024 paper. And in the last class, the last live stream, we have discussed this thing, the four operations of complex numbers, and then we have discussed that how to find out the square root of a complex number. I hope that there is no question. If you have any question, you can ask it in the comment section. We were discussing graphical representation. We have discussed graphical representation of complex number, and then we have discussed the arguments. But unfortunately, the live stream got disconnected, so that is why we have to continue it from here onwards. Now, in argument of theta, complex number does not follow the trigonometric rules. ये पहली चीज़ थी, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है that the range of the argument will be from -180 to 180 and -pi to pi. Then ये रेंज आपने याद रखना है, and we should not use the rules for the we should not follow the rules of we should not follow the trigonometric rules here, और रेंज हमें माइंड में रखनी है. अब हमें ये देखना है कि हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट. अब आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए we must keep few things in our mind. We must keep two steps in our mind. That step one is find alpha. We have to find out the alpha, and then step two we'll discuss later on. But for alpha we should ignore, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ये करते थे कि रेफरेंस एंगल के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव साइंस को इग्नोर करते थे. तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइंस को फर्स्ट इनिशियली इग्नोर करना है, एंड देन स्टेप टू. अब स्टेप टू क्या होगा? स्टेप टू विल बी दैट वी नीड टू फाइंड द आर्गुमेंट यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स रूल. जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कास्ट को यूज़ करते थे, वैसे ही फाइंड द आर्गुमेंट यूजिंग the following quadrant rules. Following quadrant rules. अब ये quadrant rules क्या है? ये भी बिल्कुल कास्ट की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें. पहला ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट ऑफ विल बी इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फा. जो अल्फा होगा वो एज इट इज आर्गुमेंट होगा. अगर आपका अल्फा जो है वो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन 180 माइनस अल्फा. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर ये होगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फिर आर्गुमेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू अल्फा माइनस 180, और लास्ट वन आर्गुमेंट ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव अल्फा. अब इसमें जो बात याद रखनी है वो ये है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका हमने बेसिकली इसका ये रीज़न है नेगेटिव ऑफ दिस थिंग. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अल्फा माइनस 180 बनता है. सिमिलरली इसमें तो बड़ा क्लियर है कि आपने नेगेटिव, तो हमें फर्स्ट और सेकंड का पता हो तो हम थर्ड और फोर्थ का इजीली निकाल सकते हैं. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. उससे पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखेंगे, और लेकिन एक एग्जाम्पल कर लेते हैं रिलेटेड टू द आर्गुमेंट ऑफ थीटा एंड मॉडुलस ऑफ थीटा. तो इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं कुछ. अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? लेट्स से हमारे पास z इज इक्वल्स टू 2 + 7i. अब हमें पता है कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो अल्फा इज इक्वल्स टू tan inverse of 7/2. तो इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो अगर हम रूल ऊपर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा का आंसर होगा वही हमारा आर्गुमेंट होगा. तो इसका मतलब ये है कि आर्गुमेंट विल बी ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू tan inverse of 7/2. तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं जो भी आंसर है. सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं. लेट्स से वी हैव
z is equals to -3 minus 3i. Now we know that this lies in the third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फ़ा माइनस थीटा। तो पहले तो हम ये करेंगे, हम tan इनवर्स फाइंड करेंगे, अल्फ़ा रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। नाउ रेफरेंस एंगल किसके इक्वल है, tan इनवर्स ऑफ 3/3, नेगेटिव साइंस को इग्नोर करके अल्फ़ा आ गया। फिर हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ थीटा क्या होगा, आर्गूमेंट इसका क्या होगा, आर्गूमेंट इसका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्फ़ा माइनस 180। सो अल्फ़ा माइनस 180 का मतलब ये हुआ कि दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 3/3, ये अल्फ़ा का आंसर था, माइनस 180। जो भी आंसर है वो हमारा आर्गूमेंट होगा। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना है। थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आर्गूमेंट के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि मॉडुलस हमने कैसे फाइंड करना है। मॉडुलस हमारे पास था, जो भी हमारे पास इमेजिनरी का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर, इसका हमारे पास क्या होगा, आर्गूमेंट, ये मॉडुलस होगा। आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए पहली चीज़ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स यूज़ नहीं करने हैं। दूसरी चीज़, इसकी रेंज हमेशा माइंड में हमेशा रखनी है, दैट दिस विल बी -180 to 180 एंड -π to π। तीसरी चीज़ हमने प्रोसेस देखना है कि प्रोसेस क्या होगा। स्टेप 1 ये है कि हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, और स्टेप 2 ये है कि हमने क्वाड्रेंट रूल्स को फॉलो करना है। फिर ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इन दो एग्जाम्पल्स को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप इजीली हर क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे जिसमें आपने आर्गूमेंट फाइंड करना। लेट्स सी द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड करते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि दैट इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लाइड देयर मॉडुलस आर आल्सो मल्टीप्लाइड एंड देयर आर्गुमेंट्स आर एडेड, एंड इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर डिवाइडेड देन देयर मॉडुलस आर आल्सो डिवाइडेड एंड देयर आर्गुमेंट्स आर एडेड। ठीक है, अब इसी डिवीजन का ही एक एग्जांपल करते हैं। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, दैट इन दिस वन व्हाट वी हैव टू डू। पहले पार्ट में देखें, वी नीड टू फाइंड आउट u by u स्टार। सो u by u स्टार विल बी इक्वल्स टू 2 + i डिवाइडेड बाय 2 माइनस i, और इसको अगर हम मल्टी सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, 2 + i डिवाइडेड बाय 2 + i। क्योंकि डिवीजन के अंदर हमने बेसिक 4 ऑपरेशंस के अंदर यही चीज़ सीखी थी कि वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी 4 + 2i देन +i² और होल डिवाइडेड बाय, अब ये क्या होगा, दिस विल बी a² माइनस b²। अब हमें पता है a² किसके इक्वल होता है, -1 के। दैट इज वाई द फाइनल आंसर फॉर u by u स्टार विल बी इक्वल्स टू 3 + 4i होल डिवाइडेड बाय 5, विच मीन्स 3/5 + 4/5i। सेकेंड पार्ट पे आ जाए हैं, बी पार्ट पे। By considering the argument of u and u star, अच्छा, we have to prove that this thing is equal to this one. Now we know that u by u star किसके इक्वल था, ये हमारे पास 3/5 + 4/5i। तो अगर ये इसके इक्वल है तो हम इजीली इसका आर्गूमेंट भी निकाल सकते हैं। आर्गूमेंट के लिए हमें बेसिक्स पे रहना है। सबसे पहले अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा क्या है, tan इनवर्स ऑफ y/x मीन्स 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5। देन वी कैन कैंसिल आउट दिस वन। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 4/3। अब हमें पता है कि दिस थिंग लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, argument of u by u star will be equals to same alpha।
tan इनवर्स ऑफ 4/3। ये तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। अब हम राइट साइड को आते हैं। राइट साइड हमारे पास क्या है, हमें ये पता है कि जब डिवीजन हो रही होगी देन आर्गुमेंट ऑफ u by u star will be equals to argument of u minus argument of u star। तो हमें आर्गुमेंट ऑफ u by u star को हम निकाल चुके हैं। अब हम पहले ये देखते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ u क्या होगा। आर्गुमेंट ऑफ u क्या होगा। अब u हमारे पास क्या था, u हमारे पास था प्रीवियसली अगर हम देखें तो u हमारे पास था, मैं यहाँ पर सिर्फ u लिख देता हूँ, 2 + i, 2 + i। तो आर्गुमेंट इसका क्या होगा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो हमें पता है कि दिस विल आल्सो लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दैट इज वाई इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ u विल बी इक्वल्स टू द सेम tan इनवर्स ऑफ 1/2। सेकंड देखें तो u स्टार पे आ जाए। अब u स्टार क्या है हमारे पास, u स्टार हमारे पास है 2 - i। अब 2 - i मीन्स कि दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमें प्रोसेस अगर फॉलो करें तो प्रोसेस क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ u स्टार क्या होगा। आर्गुमेंट ऑफ u स्टार के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट अल्फा। तो अल्फा क्या है हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ माइनस मीन्स 1/2 बिकॉज नेगेटिव साइंस को हमने इग्नोर करना है। सो वी नो दैट in the fourth quadrant argument of theta will be equals to negative alpha, which means that this will be equals to negative tan inverse of 1/2। Now let's combine these two things, that let's use this one, let's use this one and this one। Okay, now what we can do is that tan inverse of 4/3, tan inverse of 4/3 is equals to tan inverse of 1/2, tan inverse of 1/2 minus tan inverse of 1/2, which means that this will be tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/2. Now what will be the answer now? This will be tan inverse of 4/3 is equals to 2 tan inverse of 1/2. That is what we have to prove in this particular question, and that is how we can use these two properties। तो इसी तरह अगर मल्टीप्लाई में भी आ जाए तो फिर भी आपने प्रॉपर्टीज ऐसे ही यूज़ करनी है। आई होप दैट देयर इज नो क्वेश्चन इसके प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कैसे करना है और इसके क्वेश्चंस किस तरीके से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क। नाउ लेट्स डिस्कस दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ let me write different forms of complex numbers। Now the first form is rectangular form, rectangular or Cartesian form, these two are the same thing, Cartesian form। This one is the first one। अब ये क्या है आपके पास, ये हमारे पास है लेट्स से z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई हो, देन इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। और इसका यूजेज क्या है, इसका यूजेज ये है
कि दिस विल बी यूज्ड इन दी ऑर्गेन डायग्राम। ऑर्गेन डायग्राम हमने देखा हुआ क्या है, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, ऑर्गेन डायग्राम में यूज होता है। इसको हम ऑर्गेन डायग्राम में यूज कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म इज द पोलर फॉर्म। सेकंड है हमारे पास, देन वी हैव द सेकंड फॉर्म इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, अब पोलर फॉर्म में क्या है हमारे पास, पोलर फॉर्म को हम मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं। मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। और ये जो फॉर्म है, ये हम फॉर्म इसको कहते हैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है मॉडुलस, मॉडुलस, और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट और मॉडुलस क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस फॉर्म का यूजेज क्या है, टू कन्वर्ट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है वो हम नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर फॉर्म ये फर्स्ट वाली फॉर्म थी। देन वी हैव पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म को मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं। एंड देन वी हैव द थर्ड वन, थर्ड जो फॉर्म है हमारे पास वो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आर ई पावर आई थीटा। अब इसमें थीटा क्या है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि थीटा इज आर्गुमेंट, थीटा इज एन आर्गुमेंट इन रेडियन, बट इसमें हमेशा ये रेडियन में ही होगा इस फॉर्म के अंदर, अगर नहीं है तो फिर कन्वर्ट। और आर क्या है, आर हमारे पास सेम मॉडुलस ही है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल। और इसका यूजेज क्या है, पहले हम इसका यूजेज भी देख लें। इसका यूजेज है हमारे पास टू टेक हायर पावर्स, टू टेक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू टेक द हायर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ये इसका यूजेज है। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस थिंग, और उससे, और ये एग्जांपल भी हम पास पेपर से ही उठाएंगे। और दिस वन इज एन एग्जांपल एंड इट इज फ्रॉम द पास्ट पेपर। और फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। अब मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे हम, मॉडुलस ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू 2 square root of 2 square plus 3 square, which means square root of 11 will be the answer. Now argument के लिए क्या करेंगे, we know that this lies in the first quadrant, तो जो अल्फा होगा, जो हमारा अल्फा होगा वही हमारा आर्गुमेंट होगा। So which means that argument of z will be equals to tan inverse of 3 by square root of 2। तो 3 by square root of 2। अच्छा एक चीज़ और कि your calculator must be in radian mode, this must be in the radian mode। so shift tan inverse of, फ्रैक्शन में देखें, so 3 divided by square root of 2, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.13 रेडियन, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.13 रेडियन।
देन द थर्ड वन इज सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये है z पावर 6. नाउ वी नो दैट फॉर z पावर 6 वी ऑलवेज यूज, वी नो दैट कौन सी फॉर्म में हमें लाना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, बिकॉज फॉर हायर पावर्स exponential form will be used. Exponential form will be used. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, वो होती है z इज इक्वल्स टू आर ई पावर आई थीटा. अब आर और ई थीटा दोनों हम फाइंड कर चुके हैं, तो z इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 11 ई पावर आई होल पावर 1.13. ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म है, बिकॉज ये देखें आर्गूमेंट हमारे मॉडुलस ये है, आर्गूमेंट ये है. तो अब हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड में हमने z पावर 6 फाइंड करना है. तो z पावर 6 का मतलब ये हुआ, टेक होल पावर 6 ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ 11 ई पावर आई 1.13 होल पावर 6. तो अब इंडिसेस की बेसिक रूल्स पे अगर आए तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 11 पावर 6 ई पावर आई 1.13 होल पावर 6. अब हमें पता है कि पावर्स के ऊपर पावर आए तो क्या होता है, देन पावर्स मल्टीप्लाई होती है. दैट इज वाई वी कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 11 पावर 6 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल पावर 6. तो ये हमारे पास होता है 1331. सिमिलरली तो ये देखें, ये इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में क्या था, करना था हमने कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है. देन वी नो दैट आर ये है, थीटा आर्गुमेंट ये है, तो इसको हम इजीली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. और इसको अगर हम आंसर देखें 1331 ई पावर आई, अब 6 को आप मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.13, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, दिस इक्वल 6.78. तो वी कैन राइट इट एज 6.78, ये हमारा थीटा. अच्छा, अब अगर हमने इसको किसी भी और फॉर्म में, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, नाउ वी विल गो बैक टू पोलर फॉर्म. तो पोलर फॉर्म के लिए हमें 2-3 चीज़ें देखनी हैं, दैट ये हमारे पास यही होगा, ठीक है, थीटा भी हमारे पास ये है. और अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो r हमारे पास क्या है 1331. z पावर 6 की बात हो रही है, z पावर 6 को हम कन्वर्ट करें पोलर फॉर्म में, तो z पावर 6, अब ये हमारे पास z पावर 6, r हमारा क्या है 1331 और थीटा क्या है 6.78. तो हम इसको लिखेंगे cos ऑफ 6.78 प्लस आई साइन ऑफ 6.78. तो फाइनली इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो z पावर 6 विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 6.78 cos ऑफ 6.78 मल्टीप्लाई बाय 1331. दिस विल बी इक्वल्स टू 1170.08 प्लस सेकेंड देखें साइन ऑफ 6.78, इसको अगर हम देखें मल्टीप्लाई बाय 1331, इससे हमारा आंसर आ रहा है 634.39 आई. नाउ वी नो दैट 634.39 आई, we know that this one is not a real number. This one is not
a real number. Why? Because we can see I here. यहाँ पे हमारे पास अभी भी I आ रहा है, तो इसका मतलब ये है because of this one is not a real number. I think the concept is clear. Let's move to the next concept related to the loci. Now next concept is least and greatest moduli and argument. Least and greatest moduli and arguments. अब उसके बाद इसमें वी कैन सी, अब इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट उसको हम रिलेट करेंगे लोकस के साथ, लोसाई के साथ, जो लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, और देन आपको आसानी होगी। लेकिन इसके लिए कुछ कीवर्ड्स आप नोट करते जाएं। कीवर्ड्स हमने देखने हैं। अब पहला कीवर्ड ये है दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन विल बी अ परपेंडिकुलर लाइन। लाइक इफ यू हैव अ लाइन एंड दिस वन इज द पॉइंट, the shortest distance will be a perpendicular line। इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा हुआ, the shortest distance between a point and a line will be a perpendicular line। अब पेपर 3 के अंदर इसकी वर्डिंग किस तरह से आ सकती है ये ज़रा हम देखते हैं। least distance from a point to a line will be a perpendicular line। अब ये दोनों वर्डिंग्स जो हैं, ये दोनों वर्डिंग्स क्या हैं, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपके पास आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हर एक को होता है, लेकिन अगर वर्डिंग ये आ जाए तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, इसका मतलब भी सेम है। अब हम इसमें एक तो इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सपेंड करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन a point and circumference, a point and circumference of a circle। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको the shortest distance between a point and circumference of a circle। अब ये हमारे पास क्या होगा, this will be like this, कि आपके पास लेट्स से ये एक पॉइंट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सो वी नो दैट दिस विल बी द पॉइंट, और ये पॉइंट लेट्स से हमारे पास बी है, देन वी कैन से दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी दिस वन, पी बी विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो वी कैन से दैट पी बी इज द लीस्ट डिस्टेंस। अब इसी केस में अगर आपके पास वर्डिंग चेंज हो जाए और वर्डिंग ये हो दैट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
a point, greatest distance between a point and circumference of a circle will be what? This will be like we have a circle और इस सर्कल में दिस पॉइंट इज द सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट P है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये सेंटर है, ये पॉइंट लेट से A, सो वी कैन से दैट PA विल बी द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इसको आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं दैट प्रीवियसली क्या है, दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन विल ऑलवेज बी अ परपेंडिकुलर लाइन। तो लीस्ट क्या होगा आपके पास? लीस्ट विल बी अ परपेंडिकुलर लाइन। सिमिलरली यहाँ से देखें तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट ईजिली समझ आ जाएंगे। इसी तरीके से लेट्स डिस्कस द आर्गुमेंट्स नाउ। Now least and greatest argument for points on circumference। तो इसके लिए हमें ज़रा देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से वी हैव अ सर्कल, लेट्स से वी हैव अ सर्कल लाइक दिस। अब ये सर्कल है और दो लाइंस हैं, दिस पॉइंट इज लेट्स से द P पॉइंट। नाउ ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट क्या होगा और लीस्ट आर्गुमेंट क्या होगा? ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट विल बी दिस वन, this will be the least argument। अच्छा, एक चीज़, ये जो डॉटेड लाइन है दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थोड़ी सी अपवर्ड जा रही है बट दिस विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्लियर रखिएगा। बिकॉज फ्रॉम P से आर्गुमेंट हमारे पास होगा ये कि P से आप अपवर्ड एंगल देखेंगे, दिस विल बी द एंगल, यही हम हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियसली भी हमने यही डिस्कस किया था। और ग्रेटेस्ट क्या होगा? दिस विल बी द ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट ये होगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें। चलिए क्विकली इसको ज़रा रिवाइज करते हैं। हमने डिस्कस किया लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट मॉडुलाई ऑफ आर्गुमेंट और कीवर्ड उसके क्या थे। पहला तो ये था, बड़ी बेसिक सी बात थी, ये हर एक को पता थी। तो इसको हमने रिलेट किया लीस्ट डिस्टेंस और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के साथ। ये लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था। इसमें फ्रॉम अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल लीस्ट आ गया हमारे पास, ग्रेटेस्ट भी आ गया हमारे पास। देन लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट, ये वो हमारे पास, उसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास लीस्ट आर्गुमेंट है, और दूसरा जो है हमारे पास ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट है। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं रिलेटेड टू द लोसाई एंड द ऑर्गन डायग्राम। अब उसमें हमारे पास लेट्स से दिस वन इज द फर्स्ट एग्जांपल दैट z प्लस 4 माइनस 2i इज इक्वल्स टू r। अब इज इक्वल्स टू वैसे r होता है यहाँ पे, लेट्स से हमारे पास ये 1 है। अब कुछ चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है दैट द जनरल फॉर्म इज z minus 4 this will be minus 4 plus 2i is equals to 1। अब ये जो 1 होगा यहाँ पे, या जो भी डिजिट होगा यहाँ पे, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस विल बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब हम इसको अगर रिलेट करें तो ये आपके पास लोसाई ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट है जिसमें हमेशा सर्कल बनता है। बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट इन्वॉल्व है। लेकिन जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन होना मस्ट है। उसके बाद जो चीज़ यहाँ ब्रैकेट विद इन द ब्रैकेट होगी, ये आपके पास क्या होगी, दिस विल बी, ये जो ब्रैकेट में यहाँ पे जो चीज़ होगी, दिस विल बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर हम देखें तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब भी इस फॉर्म में होगा तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये हमें दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ z। इसको अगर हम रीड करें तो दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम पॉइंट -4 + 2i
डिस्टेंस ऑफ, अब ये इन दोनों का जो डिस्टेंस है दिस विल बी इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 जो कि रेडियस है। तो ये स्टेटमेंट हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको याद हो, ये जो सिंबल है ये सिंबल किस चीज़ का है, ये हमारे पास डिस्टेंस का ही सिंबल था। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है वो देखते हैं ज़रा। z माइनस 2 प्लस 3i, बेसिकली ये ब्रैकेट्स को अगर मैं हटा दूँ ताकि आपको सिंप्लीफाई करना है, और एक ये क्योंकि नेगेटिव साइन की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं यूजुअली, तो इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे इसको किस फॉर्म में लेके जाना है, मुझे इसको लिखना है मुझे इसको किस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आपको, अब ये जो फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमेशा, ये सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हमेशा आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे ये नेगेटिव साइन का होना मस्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने नेगेटिव को कॉमन लिया और सिंप्लीफाई किया। और दूसरी बात यह है कि जो फर्स्ट फॉर्म है आपको ये क्या बता रही है, ये डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2 प्लस 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i, और डिस्टेंस ऑफ z जैसे प्रीवियस के अंदर भी यही था, और मैंने आपको बताया है कि जो सिंबल है ये डिस्टेंस का सिंबल होता है, क्योंकि आपको याद हो वेक्टर्स में भी अगर ये सिंबल इस तरह से हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है तो ये डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी बताता था। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम दिस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस 2i, ये बता रहा है। अब अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें, इसको ऑर्गन डायग्राम पे ड्रॉ करें, तो वो डायग्राम किस तरह से होगी ये ज़रा देखते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, यहीं पे ही देखते हैं, ताकि बिकॉज सारी चीज़ें हमें इसमें क्लियर हैं। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपके पास, हमारे पास ऑर्गन डायग्राम है, इसमें 1 2 3 रियल पार्ट, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अच्छा, अब अगर हम ऑब्जर्व करें, एक पॉइंट हमारे पास -2i है, तो -2i कहाँ लाई करेगा, दिस विल बी -1 -2, इमेजिनरी पार्ट का ये -2i है। और सेकंड देखें तो सेकंड कहाँ पे लाई करता है, सेकंड है हमारे पास 2 - 3i, 2 - 3i का मतलब दिस पॉइंट विल लाई है। अब अगर आपको ओ लेवल्स में याद हो, वहाँ हम एक काम करते थे, वहाँ एक चीज़, एक बात थी, लोकस ऑफ अ पॉइंट, अगर आपको याद हो, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अब देखें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स will always be a perpendicular bisector, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ये होगा, और वो हमें उसका प्रोसेस पता है कि आर्क यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें, बट क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, लोकस का यूज़ कैसे करना है, वो ज़रा समझें। लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लेट्स से आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2 - 3i इज इक्वल्स टू 5/3। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। इस चीज़ को मैं बार बार प्लस की एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी ये आदत बने कि हमने इसको नेगेटिव बनाना होता है, z -2 + 3i, बिकॉज मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब देखें हमारे पास ये पॉइंट क्या है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें ऑर्गन डायग्राम पे, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा आपके पास -2 रियल पार्ट में, दिस वन इज -2, और इमेजिनरी पार्ट में दिस विल बी +3।
+3 मीन्स दिस पॉइंट विल लाई हियर। इस पॉइंट को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब इज इक्वल्स टू π/3, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो आपके पास दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, मतलब आर्गूमेंट विल बी π/3 पे हमने ये लाइन लगा देनी। दिस विल रिप्रेजेंट दिस क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आहिस्ता से अभी हम नेक्स्ट थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करेंगे, बट एटलीस्ट इस स्टेज तक आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन को रीड कैसे करना है। क्विकली थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में है, एक बात का ख्याल रखना है नेगेटिव साइन का, कि नेगेटिव साइन आपके पास मस्ट आना चाहिए। और दूसरा ये है कि आपने इस फॉर्म में होगा तो ये सर्कल बनेगा, ये लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट है, ये लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स हैं, और ये आपके पास इसमें आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। और ये तीसरी एग्जांपल थी जिसमें अगर आर्गूमेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है वो हमने डिस्कस किया है यहाँ। अब लेट्स सी द अनदर एग्जांपल, और उससे भी काफ़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। लेट मी राइट एन एग्जांपल, और ये हमारे पास इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं इसको। This is the question for complex number z satisfying argument of z minus u is equals to π/4. Find the least possible value of z. अब हमने ये देखना है u हमारे पास क्या है, u हमारे पास एक पॉइंट है और इस u की वैल्यू क्या है -3i। तो अब अगर हम देखें, हमें ये पता है कि u इज इक्वल्स टू -3i है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं क्वेश्चन को, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गूमेंट हमारे पास -3i है, तो आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा हमारे पास। तो इसके लिए आर्गूमेंट ऑफ z माइनस u इज इक्वल्स टू π/4। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें ये पता है कि आपके पास दिस पॉइंट विल बी -3i, ठीक है। और आर्गूमेंट के लिए हमने क्या करना होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद हम इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, हमें π/4 का एक एंगल ड्रॉ कर देना है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब हमें पता है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अब लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस के लिए हमें परपेंडिकुलर लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है विद दिस लाइन। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कंबाइन करके दे दी हैं कि ये π/4 आपका आर्गूमेंट है और ये डिस्टेंस O से लेके लेट्स से दिस पॉइंट इज P, तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z, तो मतलब हमने डिस्टेंस निकालना है। लेट मी राइट हेयर द पॉइंट, शायद आपको ताकि इस तरह से ज़्यादा क्लियर हो। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, ठीक है। और जब हम ड्रॉ कर लेंगे देन वी कैन इजीली फाइंड द लेंथ OP, ठीक है। OP की लेंथ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हम इजीली OP की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying this equation, this one, find the greatest value of z। सो अब हमने इसमें भी क्या करना है, सबसे पहला तो u की वैल्यू हमें पता है इट्स -3 है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। -1 + i इंटू -3i इज इक्वल्स टू 1। और फिर फर्दर अगर हम जाएं डिटेल में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करें। अब हमें पता है -3i + 3, बिकॉज इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने i² इज इक्वल्स टू -1, i² इज इक्वल्स टू -1।
नेक्स्ट लेटर ऑन हम इसको बेटर फॉर्म में अगर लिखें तो क्या होगा, 3 माइनस 3i इज इक्वल्स टू 1। अब हमें पता है, हमने बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म डिस्कस की हुई है कि ये आपको क्या क्या बता रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 3 माइनस 3i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें 1 बाय 1 तो 3 हमारा क्या होगा, 3 और माइनस 3i ये हमारा सेंटर है। ठीक है, दिस पॉइंट इज सेंटर। और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस हमारे पास, इसका रेडियस 1 होगा, ये रेडियस 1 होगा। ठीक है, बिकॉज ये आपको वैल्यू बता रहा है रेडियस की, और दूसरी वैल्यू आपको ये आपको सेंटर बता रहा है। ठीक है, सेंटर ये बता रहा है। तो अब हम इसको जब हमने क्या ड्रॉ करना है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू z, तो वो हम क्या करेंगे, वो हमारे पास होगा दिस विल बी द लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू z। यही हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेंथ होगी आपके पास, दिस लेंथ विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। और ये हम फाइंड कैसे करेंगे, ये हम ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज़ करके फाइंड कर सकेंगे। बिकॉज हमें ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं सारे। तो ये दिस विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव टू दी अदर एग्जाम्पल। बल्कि हम एक काम करते हैं कि डायरेक्टली पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे जाते हैं। थोड़ा सा इसी तरह के क्वेश्चन हम करेंगे, आपको आइडिया होगा। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा अगर हम क्विकली इसको देखें तो मैं डायरेक्टली इसके आंसर्स लिखूँगा और फिर मूव कर जाऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक हमने क्या फाइंड करना है इसमें, we have to find out u by v, which means minus 4 plus 2i whole divided by 3 plus i। v ये है, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आई होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस आई, बिकॉज जो भी डिनोमिनेटर का कंजुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो u बाय v हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया, मैं आंसर लिख रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। और ये प्रीवियस कल हमने लाइव स्ट्रीम में भी इसकी कैलकुलेशंस को डिस्कस किया था। अगर आपने मिस किया तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देन सेकंड पे आ जाए, यूज़ दिस इन द फॉर्म। तो हमने इसको इस फॉर्म में लाना है। तो इस फॉर्म में हमें पता है आर मॉडुलस होता है, मॉडुलस विल बी इक्वल्स टू -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आर हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। आर्गूमेंट ऑफ u बाय v विल बी इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये जो आपके पास है ये हमारे पास दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, दिस लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। यस, सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज हमें ये पता है कि रियल पार्ट इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से दिस विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि आर्गूमेंट क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ u बाय v विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा इसमें क्या आ रहा है, अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, तो ये पाई बाय 4 के इक्वल होता है, पाई बाय 4 के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम अगर पाई की फॉर्म में देखें तो पाई माइनस पाई बाय 4। तो आर्गूमेंट ऑफ v विल बी इक्वल्स टू 3 बाय 4 पाई। तो फाइनली और आंसर विल बी u बाय v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 e पावर 3 बाय 4 पाई i। दिस विल बी द फाइनल आंसर। I hope that the concept is clear.
लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 हमारे पास ये है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको स्किप नहीं करेंगे, और जहाँ पे क्वेश्चन की रिपीटिशन आएगी वहाँ हम इनको स्किप करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। -2 PIG इज इक्वल्स टू Q। अब अगर मैं इसको लिख सकता हूँ जी -2 PIG प्लस मुझे यहाँ क्या चाहिए, PI होल स्क्वायर, तो मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, PI होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q। तो ये क्या हो गया, Z माइनस PI होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, Q प्लस क्या होगा, P स्क्वायर I स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो z माइनस PI विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Q माइनस P स्क्वायर। माइनस P स्क्वायर इसलिए बिकॉज I स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। दिस थिंग इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी z की। सो z1 विल बी इक्वल्स टू PI प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q माइनस P स्क्वायर, और दूसरी जो वैल्यू आएगी z2 विल बी इक्वल्स टू PI माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Q माइनस P स्क्वायर। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इन एन ऑर्गन डायग्राम विद ओरिजिन O, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट। गिवन दैट A and B lie on the imaginary axis, find a relation between P and Q। अब हमें पता है that since A and B, बल्कि डायरेक्टली हम इसको ये लिखें, lies on the imaginary axis, ये ऑलरेडी गिवन है that this thing A and B lies on the imaginary axis। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है that discriminant B square minus 4AC will be less than 0, और इसका मतलब ये हुआ कि नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट यही होता है। तो अब हमें पता है कि ऊपर जो फॉर्म थी हमारे पास, ऊपर फॉर्म हमारे पास क्या थी, ये फॉर्म थी जी स्क्वेयर माइनस 2PIG माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो इसके अगर हम देखें तो B क्या बनता है, -2PI होल स्क्वेयर माइनस 4AC इज लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4P स्क्वेयर I स्क्वेयर प्लस 4Q इज लेस देन 0। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो 4P स्क्वेयर प्लस 4Q इज लेस देन 0। देन वी विल हैव 4Q इज लेस देन 4P स्क्वेयर, और डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड किया, एंड देन दिस विल बी Q विल बी लेस देन P स्क्वेयर। So this will be the relation between these two. I hope that the concept is clear. Next move करते हैं। Given instead that the triangle OAB is an equilateral triangle, express Q in terms of P। अब हमें पता है कि इसके A के पॉइंट्स, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। X कोऑर्डिनेट हमारे पास प्रीवियसली आया था, वो था Q माइनस P स्क्वायर, और Y कोऑर्डिनेट क्या है, वो P। कैसे पता चला हमें, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो रियल पार्ट होता है वो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कह लें, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसी तरह इसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ से एक पॉइंट तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q माइनस P स्क्वायर, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा P, और सेकंड क्या है, एक हमारे पास Q माइनस P स्क्वायर और दूसरा हमारे पास P। इन दोनों पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ OAB,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हैं q माइनस पी स्क्वायर एंड p। अब b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं b के भी हैं, a के भी हैं, और o हमें पता है ओरिजिन ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो ओ ए के डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर से, तो ये क्या होगा आपके पास ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा? दिस विल बी लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस p x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, तो माइनस क्या होगा, x1 क्या है हमारे पास, x1 है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस पी स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का मतलब O तो हमें पता ही होगी 0 0 है, O पॉइंट कौन सा है 0 0। तो इसमें अगर हम फाइंड करें तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास x2 माइनस x1, A के देख रहे हैं पॉइंट्स, तो q माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x1 क्या है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस पी स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा, देन इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ q माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, अब स्क्वायर रूट तो दोनों तरफ में कैंसिल ही कर देता हूँ, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू क्यू माइनस पी स्क्वायर, स्क्वायर रूट मुझे स्क्वायर रूट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ, तो ये होगा q माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों ऐड कर दिए हमने, और यहाँ पे हमें पता है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो q माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो यहाँ से वी कैन से दैट 4 इंटू क्यू माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे q, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा q इज इक्वल्स टू 4q माइनस 4p स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इंटरचेंज करूँ पोजीशंस तो ये आपके पास होगा 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4q माइनस q, एंड देन दिस विल बी 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q, और q किसके इक्वल आ जाएगा, q विल बी इक्वल्स टू 4/3p स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। I hope that the concept is clear, and if you have any doubt you can ask it in the comment section. Let's move to the next question, find the square root। इस क्वेश्चन को आपने खुद अटेम्प्ट करना है बिकॉज ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। अब हम एक क्वेश्चन इस तरह से करते हैं जो लोकस का क्वेश्चन हो, ताकि उसका भी आपको आइडिया हो जाए, उसके बाद वी विल वाइंड अप दिस क्लास। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन जो लोकस के क्वेश्चन हैं पास्ट पेपर क्वेश्चन में से।
Okay. On a sketch of an argument diagram, shade the region whose points represents complex number z satisfying the inequality. Now, first of all, we can see that we can write this portion as z minus 3 plus 2i is less than and equals to 1, लेस देन एंड इक्वल्स टू 1। अब अगर हम देखें तो ये लोकस में कौन सी कंडीशन थी, ये लोकस में हमारे पास सर्कल वाली कंडीशन थी, ठीक है। तो दिस विल रिप्रेजेंट द सेंटर और ये आपको रेडियस बता रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको जल्दी यहाँ पे प्लॉट करें तो हमें ये पता है कि ये पॉइंट कौन सा है। रियल एक्सिस पे इट्स 3, इमेजिनरी एक्सिस पे इट्स 2। तो ये पॉइंट हमारे पास सेंटर पॉइंट है और इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस इसका ये होगा, मीन्स के 4 तक होगा, 1 तक। ये हमने प्लॉट कर दिया। लेस देन 1 का मतलब इनसाइड द सर्कल है, ठीक है। विद इन द लेस देन 1 का मतलब ये कि द रीजन इनसाइड द सर्कल। सेकेंड हमारा इमेजिनरी लाइन ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। अब z ग्रेटर देन 2 की लाइन कौन सी हो सकती है, वो हमारे पास ये ही होगी। दिस लाइन विल रिप्रेजेंट्स, बिकॉज हमें पता है कि ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये 1 2 3 1 and 2। सो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी ऑफ z। तो अब इससे क्या है, इससे ग्रेटर लाइन, इससे ग्रेटर रीजन कौन सा होगा, अबव दिस लाइन, और इससे लेस कौन सा होगा, वो बिलो दिस लाइन। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट द रिक्वायर्ड रीजन विल बी इनसाइड द सर्कल। एक चीज़, एक बात तो ये है कि इनसाइड द सर्कल होगा, और दूसरा ये है कि इस लाइन से अबव होगा, ठीक है। आई थिंक कोई इशू नहीं है इसमें। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले तो ज़रा ये देख ऑफ z इन द शेडेड रीजन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, गिव योर आंसर इन डिग्रीज। तो हम अगर ये देखें तो ग्रेटेस्ट वैल्यू z क्या होना चाहिए इसमें, उसमें हमारे पास ये होना चाहिए, दिस शुड बी द लाइन, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू z, ये दिस लाइन विल रिप्रेजेंट्स, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट, this line will represent the greatest value of z। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये थीटा फाइंड करना है। तो अब अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, लाइक अगर हम इसको इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं तो ये क्या होगा हमारे पास, ये इसका बाइसेक्टर। तो इसको अगर हम सेपरेटली ड्रॉ करें नीचे जाके, बिकॉज हमें ये पता है कि दिस विल बी द राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज ये टेंजेंट लाइन ही होगी। तो इसीलिए तो जब मैं इसको रफ सा ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा हमारे पास, हमें ये पता है दैट ये 90 डिग्री था, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट था और ये डिस्टेंस 1 है, बिकॉज सेंटर इसका रेडियस 1 है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमें ये फाइंड करना है कि ये दूसरा डिस्टेंस कितना है, कौन सा डिस्टेंस, कि ओरिजिन से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, हमें ये फाइंड करना है। हमें ये पता था कि ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है, ये पॉइंट हमारे पास सेंटर है, तो हमने OC का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट से 0 0 और सेंटर के कोऑर्डिनेट से हमारे पास 3 और 2i, या 2 कह लें, जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो 2 लिखते हैं। तो इसका डिस्टेंस अगर हम OC का डिस्टेंस देखें तो OC का डिस्टेंस क्या होगा, दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बिकॉज ये, चलो ज़रा एक्सपैंड करके अगर मैं लिखूँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँ, दिस विल बी 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 9 प्लस 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 होगा, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गया। देन आपने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल थीटा।
तो ये थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा विल बी, ये थीटा हमारे पास क्या होगा इसको देखते हैं। थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ये हम किसका फाइंड कर रहे हैं। इस थीटा से पहले हमें ये देखना है कि इसका आर्गूमेंट क्या होगा, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट ना। तो आर्गूमेंट के लिए दिस विल बी 2/3। अब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो अल्फा इसका आर्गूमेंट होगा। तो वी कैन से दैट, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है, अगर यहाँ पे आ जाए डायग्राम पे, ये इसका आर्गूमेंट ऑफ जी होगा, ठीक है, ये आर्गूमेंट ऑफ जी होगा, और प्लस सेकेंड एंगल को हम फाइंड कर लेते हैं। ये जो ये एंगल होगा ये तो हम ट्रायंगल कह देते हैं, इसको अल्फ़ा कह देते हैं, इसको अल्फ़ा कह देते हैं, और इसको बीटा कह देते हैं। और हमें पता है ये ओवरऑल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब यहाँ पे आ जाएं तो इसको मैं थीटा के बजाय अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करूँ तो ये अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा बेसिकली इसका आर्गूमेंट था ना। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। सो tan इनवर्स ऑफ 2/3 हमारे पास क्या आ रहा है, दिस विल बी इक्वल्स टू 33.69। अब हम बीटा निकालें तो बीटा हमारे पास कौन सा एंगल था, इस एंगल को हम बीटा कह रहे हैं। तो बीटा किसके इक्वल होगा, बीटा विल बी इक्वल्स टू, अब हम पता है परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, वी कैन राइट इट एज साइन बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बीटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√13। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेटर से दोनों को वेरीफाई करते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 1/√13, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये रेडियन में कैलकुलेटर हमें आंसर डिग्री में देना है, तो इसमें हम वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री और फिर आंसर देखें 15.5, ठीक है, 15.51। तो बीटा हमारे पास आ गया 15.5 और अल्फ़ा हमारे पास ये है। अल्फ़ा क्या है, इसको भी ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 3 ऊपर 2 है, तो ये हमारे पास आ रहा है 33.69। तो इन दोनों को ऐड कर दें, 15.5 करें तो ये हमारे पास होगा 49.19। तो फाइनली we can write it as that the greatest value of argument of z will be equals to 49.2 कर लें। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। आज बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास थी, हमने तकरीबन सारी चीज़ें जो कल लाइव स्ट्रीम में रह गई थी वो अपने अभी डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।